हेलो साथियों, मैं कीर्ति कुमार आपका स्वागत करता हूं कीर्ति कैंपस में। आज का जो ये वीडियो है, उस वीडियो में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों की एमसीक्यू हम आपके सामने लेके आए हैं और इसका टारगेट है 2025 में होने वाले वनडे एग्जाम्स। इससे पहले जो हम वीडियो पीछे कर चुके हैं, उसमें संविधान का निर्माण से लेकर मौलिक अधिकारों तक को कवर किया जा चुका है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोज को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और इसमें आप पूरा वीडियो देखिए। 100% अगर आप इसे कहीं एक बार पढ़े हैं टॉपिक, क्योंकि यहाँ एमसीक्यू है, तो श्योर आप पूरे नीति निर्देशक तत्व ट्रिक के साथ तैयार कर लेंगे 100%। 36 से 51 और मौलिक कर्तव्य भी ट्रिक से पूरा, जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं 11 के 11 भी इस वीडियो में आप तैयार कर लेंगे। तो पहले थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये किस भाग में है? भाग 4, आर्टिकल 36 से 51 तक में इनका वर्णन किया गया है। 36 से कहां तक है? तो 36 से 51। इसमें क्या है? इसमें ऐसे तत्वों का वर्णन किया गया है जो नीतियां बनाएगा, किनके लिए? राज्य के लिए। और इनको निर्देशित किया गया है किसके द्वारा? 36 से 51 के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो सबसे पहले किसने दिया था? पी.एन. राव ने। इन्होंने सुझाव दिया कि अधिकार दो प्रकार के होने चाहिए, एक प्रवर्तनी, एक अप्रवर्तनी। एक जिन्हें लागू कराया जा सके, दूसरा जिन्हें लागू कराया ना जा सके। फिर बाद में इसको अपनी तरीके से हमारे देश के संविधान में लागू किया गया। प्रवर्तनी को भाग 3 में रखा गया, मौलिक अधिकार। अप्रवर्तनी को भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के द्वारा लोक कल्याण को प्रमुखता दी गई है और इसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। क्लियर? नेक्स्ट, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो इसका आंसर भी यही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये भी सही है। ये भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है, ये भी सही है। ये प्रकृति में न्याय संगत है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, कि ये प्रकृति में न्याय संगत नहीं है। इसके साथ साथ इसे क्या कहते हैं? ये अप्रवर्तनीय है। इसे अप्रवर्तनीय में क्यों शामिल रखा गया है? क्योंकि ये हमारे राज्य, हमारे देश को निर्देश देते हैं और यहाँ जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसके द्वारा लोक कल्याण की स्थापना की गई है और ये अपेक्षा की गई है कि हम भविष्य में ऐसे भारत का निर्माण करना चाहेंगे। तो ये पूरा डिपेंड करता है किसी भी देश, किसी भी राज्य के संसाधनों पर। जैसे जैसे संसाधन आगे बढ़ते जाएं, आप इनको लागू करते जाएं। क्लियर इतना? आगे नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो समाजवादी इस वर्गीकरण का हिस्सा है, गांधीवादी भी हिस्सा है, उदारवादी भी हिस्सा है, सत्तावादी इसका हिस्सा नहीं है। तो 3 सिद्धांत हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी आदर्शों को ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत
नहीं है। अब यहाँ हम आर्टिकल के आधार पर भी पढ़ेंगे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये है। समान नागरिक संहिता, ये भी है। स्मारकों का संरक्षण, ये भी है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना, ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आर्टिकल क्या होगा? इसका आर्टिकल होगा 50। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे आप याद रखेंगे 50-50 अलग अलग। 100 बनता है 50-50, 50-50 अलग अलग। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, समान आचार संहिता, तो आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 44। इसे ऐसे याद रखेंगे, हमारे टीपीएसपी 36 से 51 तक में है, और इन 36 से 51 तक में केवल एक ही डिजिट ऐसा है जो प्रॉपर समान है, और वो कौन सा है? 44 है। स्मारकों का संरक्षण, आर्टिकल 49, अनुच्छेद कौन सा है? 49, स्मारकों का संरक्षण 49। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी है डीपीएसपी, केवल 2 से 3 मिनट का, वो आप देख सकते हैं, और उसमें पूरे ट्रिक से भी बताया गया है केवल 3 मिनट में। तो वहां आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा बता दे रहे कि 49, इसको हम राइम्स की तरीके से याद रखेंगे, ऐसे कि वन शन टू शू, ये रिदम है। एक बार आप मनन कर लेंगे और तैयार हो जाएगा। वन सन, टू शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैंड। ये वीडियो में हमारा आप देख सकते हो डीपीएसपी। तो इसे कैसे याद रखा? 9 वाइन। अब आपने, किसी इंसान ने वाइन पी और वाइन पीने के बाद तोड़फोड़ करेगा, तोड़फोड़ करेगा तो संरक्षण हमें करना पड़ेगा। तो संरक्षण कहां से हो गया? 49। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? जस्ट ये अभी हो ही गया है। आर्टिकल कौन सा है? 50। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को किसके रूप में शामिल किया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के तौर पर। अब इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल है 42। इसका आर्टिकल क्या है? तो इसका आर्टिकल होगा 42। इसको कैसे याद रखेंगे? टू शू, टू शू कैसे? और 4 डोर। अब इसे हमें ऐसे याद रखेंगे। एक बार थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको याद थोड़ा सोचने में, फिर कभी भविष्य तक में भूलेंगे नहीं। हमने ऐसे याद रखा कि हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसको हमें दिखाने जाना है। तो हमने क्या किया? दिखाने से पहले हम क्या तैयार होंगे? क्या पहनकर? शू पहनकर। क्या पहनकर? शू पहनकर हम डोर से आगे निकले। और शू किसके लिए पहने? प्रसूति महिला की मदद करने के लिए। तो टू शू, तो इसका आंसर क्या हो गया? 42। ओके। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 37 में। नेक्स्ट, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। क्या हो जाएगा? दोनों सही। इसका आर्टिकल याद रखना होगा, पर आसान है। शुरुआत में ये 36 और 37। 36 कैसे याद रखेंगे? 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और इसमें क्या कहा गया है? इसमें राज्य की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में है। तो अगर पेपर में आता है कि राज्य की परिभाषा किसमें है, ऑप्शन दोनों है, तो आंसर ये लगेगा। और इसको ऐसे भी याद रखेंगे, शुरुआत 36 से 51 तक शुरुआत राज्यों से होती है, तो यहाँ, और 12 का मल्टीपल भी है, 12 या 36। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? पंचायत, तो कौन सा है? 40। इसको कैसे याद रखेंगे? 45 कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे 45। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा देख लो, इसका आंसर क्या हो गया?
बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो कितने बार इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। अभी ये ट्रिपल एससी में पूछा गया है 2021, एनटीपीसी में 2021, ग्रुप डी 2022, सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, और भी पहले भी कई बार पूछा जाता रहा है। तो ये क्या हो गया 45। इसको कैसे याद रखेंगे? 4 5 6 कैसे याद रखेंगे? 4 5 6 कैसे कि आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और बाद में इसमें चेंज हो गया, अब तो 6 से 14 साल तक आगे भी पहुंच गया है। अब 48 इसे ऐसे याद रखेंगे अड़, इसे हम क्या करते हैं 48, और पर्यावरण में भी अड़, पर्यावरण में भी क्या है अड़, तो इधर भी अड़ और इधर भी अड़, अड़ गए दोनों, तो 48 अड़, ये अभी हम पीछे बता चुके हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? आर्टिकल 43 में। किसमें किया गया है? आर्टिकल 43। इसको कैसे याद रखेंगे? लास्ट वाला डिजिट 3 कि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं था तो निर्वाह करने के लिए उसने वृक्षों का सहारा लिया, पेड़ों का सहारा लिया, पेड़ काटे, पेड़ लगाए, या बाग लगा के आम लगाए, वृक्ष लगाए, तो मजदूरी उसे मिल गई। ओके, तो 3 कैसे याद रखेंगे? 3 अब यहां पे 41 कैसे याद रखेंगे? इसमें क्या है? ये वन और सूर्य हमारी क्या करता है? मदद करता है। क्यों? समस्त सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है, और ऊर्जा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। समस्त सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, तो वन शन, और ये शन हमारी मदद करता है। तो ऐसे कुछ दशा में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता किसमें है? अब 38 देखो, यहां भी 38, और यहां लोक कल्याण, इधर भी और इधर भी, तो लोक कल्याण। ठीक है, 40 ये तो बता ही दिया। 45 भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? तो इसमें आंसर क्या होगा? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हित को ध्यान में रखा गया है। इसको जल्दी से कैसे याद रखेंगे? थोड़ा सा हम अनुसूचियों से, अनुसूची 5 और 6 किसके लिए हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए है। और अनुसूचियों का भी एक छोटा सा टॉपिक है, वीडियो है, और अगर आपने वो वीडियो पूरा देख लिया हमारे चैनल पे जाके, तो 100% आप एक वीडियो में ही अनुसूचियां पूरी 12 की 12 तैयार कर लेंगे, एक बार में ही। आप उसे भी जाके देख सकते हो। तो वहां कैसे बताया गया है कि जनजातियों में अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो कौन सी? 5। ओके, 5 से बड़ा है 6, तो 6 में अनुसूचित जनजातियों में कुछ राज्य जुड़ गए, AMTM, तो यहाँ 6 अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है, तो यहाँ पे 6 माने 46 अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो समान अभी बताया था पीछे, अक्षर समान, तो 44, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करेगा? ये कृषि और पशुपालन किससे जुड़े हैं? पर्यावरण से। तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण। इसका 48। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा 16 का? जल्दी से। तो इसका आंसर होगा, इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा देखिए, वैसे इसका आंसर होगा 49। अभी पीछे बताया 9 वाइन। अब कोई व्यक्ति
वाइन पिएगा, तोड़फोड़ करेगा तो हमारी सरकार को जरूरत पड़ेगी कि उन वस्तुओं का संरक्षण करे। किसमें? वाइन। 49 वाइन। ओके, 48 हम चर्चा कर चुके हैं, 43 और 48A आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? अब इसे कैसे याद रखेंगे? हम ईश्वर की आराधना करते हैं शांति के लिए, और ईश्वर की आराधना में कहते हैं हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मुझे शांति मिले। 51 रुपए का प्रसाद हम बांटेंगे। कितने रुपए का? 51 रुपए का प्रसाद। किसके लिए? शांति के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 51। ओके, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। इसमें क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये भी नहीं है, जल्दी से अच्छा कमेंट कीजिए कि ये किसमें है। तो निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A। इसको कैसे याद रखेंगे कि न्याय, वाइन पी के उसने पंगा किया, झगड़ा किया। अब झगड़ा करने के बाद क्या होगा? उसे वकील के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ले जाएगा, तो वकील के पास जाना पड़ेगा, विधिक न्याय। ओके, तो 39A कृषि और पशुपालन का संगठन, तो अभी ये बताया था। पर्यावरण 48, ग्राम पंचायत 45, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। ये इसमें बताया था 39। 9 वाइन, इसे कैसे याद रखेंगे? 9 वाइन, ये भी। तो वाइन के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। तो 39 में आर्थिक कल्याण की बात की गई है। ओके, 39 आर्थिक में ये भी है, स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं कि धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, धन कुछ हाथों में नहीं जाना चाहिए, उनका समान वितरण होना चाहिए। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो कौन सा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। कब? 42, 1976 में। तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। और ये कहां, कौन सा आर्टिकल है? 43A। ओके, क्लियर? 43A। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया है? तो इसमें क्या होगा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसका आंसर क्या होगा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अभी पीछे बताया था, इसका आर्टिकल क्या है? 39A। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित है। तो 43B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है 43B। और ये कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2011। तो आई होप आपको ये DPSP समझ में आया होगा। अब आगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट कीजिए। इसमें कुछ भी सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी कमेंट कीजिए, कैसा है वो भी कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। अब मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में प्रारंभ से ही कर्तव्यों पर जोर दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में भी निष्काम कर्म की अवधारणा के बारे में कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ईश्वर ने आपके लिए जूस का इंतजाम कर रखा है, तो कर्म करो। गांधी जी भी कहते हैं
अधिकारों का संसार कर्तव्यों में निहित है। तो पूरा भारतीय दर्शन ध्यान देता है, जोर देता है किस पर? कर्तव्यों पर। तो इसके लिए क्या 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 किया? इंदिरा गांधी की सरकार थी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी को उत्तरदायित्व दिया गया कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनका प्रारूप क्या हो। तो इस समिति ने सिफारिश पेश की कि कुल 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और जो 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, इसमें इन्होंने 2 के बारे में ऐसा बताया जिनको शामिल नहीं किया गया, और 6 कर लिए गए। तो कर का भुगतान और मतदान, ये शामिल मौलिक कर्तव्यों में नहीं किए गए। बाकी इनकी 6 बातें, जो 6 कर्तव्य थे, वो इसमें शामिल कर लिए गए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे यहाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इस समय आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने मन मर्जी से संशोधन किया, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जोड़ा गया। तो जब जोड़े गए तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है मित्रों? 11। ओके, मौलिक कर्तव्य अप्रवर्तनीय की श्रेणी में रखे गए हैं, अर्थात इन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये मूल है, हमें ऐसा करना चाहिए। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान का प्रभाव है हमारे यहाँ? तो रूस। किसका है? रूस, पूर्व सोवियत संघ। भारत दूसरा ऐसा लोकतांत्रिक देश है जापान के बाद जिसने अपने यहाँ इसे शामिल किया गया। तो पहला लोकतांत्रिक देश कौन है? जापान। और दूसरा कौन है? हम, जहां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में रखे गए हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तो कौन सा? 51। कौन सा है? 51। और ये किस भाग में? भाग 4 का। तो जब 46वां संविधान संशोधन हुआ स्वर्ण सिंह के आधार पर, तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। नेक्स्ट, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? इसका आंसर अभी पीछे, सोवियत संघ। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक और आर्थिक महत्व किसके साथ है? नैतिकता के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। ओके, नेक्स्ट, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि यदि ये कोई पालन ना करे तो सजा दी जानी चाहिए। निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे? तो इसमें कौन कौन रहे? ए आर अंतुले ये भी थे, एस एस रे ये भी थे, हरदेव जोशी ये नहीं थे, सी एम स्टीफन ये भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। नेक्स्ट, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 10, वर्तमान में 11। भारत के या कि किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका आंसर अभी हम पीछे बता ही चुके हैं, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य हैं और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। ये देखो अभी 2023 में आया है क्वेश्चन सीजीएल में। तो कैसे हैं? ये वैधानिक है, हमारे संविधान में शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह
संविधान का पालन करे, इसका पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करे। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी किसमें है? 51A। इसे कैसे याद रखेंगे? राष्ट्रगान, एंथम, कैसे याद रखेंगे? एंथम, ए फॉर एंथम, ए फॉर ए, इधर। ओके, तो फिर पहला। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A ग में क्या बताया गया? तो ग कैसे? का ख ग माने शी। 51A सी में क्या बताया गया है? कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। कैसे याद रखेंगे? प्रभुता का एक नाम संप्रभुता भी है, इंग्लिश में इसे कहते हैं सोवर्निटी। क्या कहते हैं? सोवर्निटी। तो शी, शा और इधर शा क्या है? ओके, शी और इधर भी शी, तो सोवर्निटी। क्लियर? अच्छा, यहां पे देश की रक्षा, तो रक्षा कैसे? रक्षा होता है डिफेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51A डी। ठीक है, ये तो अभी आगे चर्चा करेंगे हम। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषाई और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? इसमें केवल ये समझो, इसमें क्या है कि टोटल सम्मान। क्या है? कि टोटल सम्मान, और सम्मान को कहते हैं इक्वालिटी, बराबरी। सम्मान, इक्वालिटी, और इक्वालिटी क्या है? कि इसका वैसे अभी जो यहाँ आया था 2021 में, तो वहां पे आंसर तो ये था, लेकिन इसमें भी डिटेल में कौन सा हो जाएगा? 51A ई, इक्वालिटी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) ज में क्या बताया गया है? तो जा कहां पे आता है? तो जा आता है काका गा, जा आता है 8, एच किस पे आता है? एच। और एच क्या होता है? एच एच कैसे याद रखेंगे? एच एच से याद रखेंगे ह्यूमैनिटी। तो इसमें देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक सुरक्षा नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, संप्रभुता पीछे बता चुके हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, ये भी नहीं है। यहाँ क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। तो मानववाद, ह्यूमैनिटी, एच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऐसे याद रखेंगे, ह्यूमैनिटी, मानववाद, और पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस पर डिपेंड, किसके लिए काम करता है? तो मानववाद के लिए काम करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, अभी पीछे पड़ा है। संप्रभुता, अखंडता, ये भी पढ़ा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये तो पढ़ चुके। इसे कैसे याद रखेंगे? संपत्ति, संपत्ति कब आती है? इनकम होती है। तो 51A आई ऐसे याद रखेंगे, इनकम ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, और 100% मौलिक कर्तव्य भी पूरे क्रम से आपको तैयार हो जाएंगे, ए से लेकर के तक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के किस खंड में हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है? अब इसे कैसे? मिश्रित संस्कृति, कल्चर, और कल्चर हमेशा कैसा होता है? फैंसी। कल्चर हमेशा फैंसी होता है, आप भी देखो कल्चर हमेशा लगातार फैंसी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, संपत्ति मैंने आई, संपत्ति किसे बताया गया है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई। आई कैसे याद रखेंगे? ओके, इनकम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता। तो सार्वजनिक संपत्ति आता है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना, ये भी आता है। वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना, ये नहीं आता है। ओके, इसको कैसे, देखो ये अभी हम पढ़ चुके आई, संप्रभुता शी। अब ये स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक काम किया है महात्मा गांधी जी ने, और जो लोग दूसरा पक्ष मानते हैं तो सरदार भगत सिंह जी ने। तो भगत सिंह और बापू बी, ऐसे याद रखेंगे, भगत सिंह और बापू बी। तो इसका क्या हो जाएगा, 51A बी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रगान का सम्मान करना, एंथम, ए आता है। कर का भुगतान नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये तो आता ही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देश की रक्षा करना, डिफेंस, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, आई, दार्शनिक स्वभाव और जिज्ञासा की भावना विकसित करना, ये नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ये। अब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, इसे कैसे याद रखेंगे, पर्यावरण कब होगा, अच्छा सा जब हमारे यहाँ हरियाली होगी, ग्रीनी होगा, सब हरा भरा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी। ओके, 51A जी। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हमारी मिश्रित संस्कृति, ये है। वैज्ञानिक प्रकृति, ये क्या कहाँ था, F, ये H, सार्वजनिक संपत्ति, I, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, ये अभी कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। इन्हें उन महान आदर्शों को सजोने और उनका पालन करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित किया, ये बिल्कुल सही है। वे हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत, ये भी सही है। इन्हें न्यायोचित प्रकृति का बनाया गया है, ये सही नहीं, ये गैर न्यायोचित है। वैज्ञानिक सोच, मानववाद, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की समीक्षा के लिए 1998 में कौन सी समिति का गठन किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्मा समिति। अब इस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तेंदुलकर समिति, ये गरीबी के निर्धारण के लिए आई थी। बलवंत राय मेहता समिति, ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायतों के गठन के लिए थी। भगवती समिति, ये बेरोजगारी हेतु आई थी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा करें कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायतों के लिए कौन कौन सी समितियां आई थी। स्पेशल बलवंत राय मेहता समिति, इसके साथ साथ अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM और PK थुंगन समिति। ओके, तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर बताए कि इसमें 3 स्तर होने चाहिए। कैसे याद रखेंगे, इसमें 3 अक्षर हैं, 1 2 3, 3 स्तर। अशोक मेहता ने 2 स्तर बताए, इसमें अक्षर 2 हैं 2 हैं। GVK राव इधर 4 हैं, तो इन्होंने 4 स्तर बताए। और PK थुंगन और सिंघवी, लक्ष्मीबल सिंघवी समिति के आधार पर हमारे भारत में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा, जल्दी से केवल 30 सेकंड में ये देख लेते हैं कि सारे मौलिक कर्तव्य आपको तैयार हो गए होंगे। जैसे A एंथम, B राष्ट्रीय आंदोलन, C संप्रभुता, फिर इसे बताइए जल्दी से D। तो D क्या है, बताया था अभी, डिफेंस है ना, रक्षा। E इक्वालिटी, F संस्कृति, G तो पर्यावरण, H मानववाद,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आई संपत्ति। जी क्या है? जे होता है जॉइंट, कि सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ओके, तो सामूहिक माने जॉइंट। के फॉर किड्स। ओके, तो के फॉर किड्स के प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है वह अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।